जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है। एक क्लास 10वीं 12वीं सभी क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक श्वसन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं तंत्र क्या होता है। दुनिया का माने नॉर्मली हम बात करें किसी का भी तो तंत्र का मतलब होता है ना सिस्टम। सिस्टम का मतलब बाबू जैसे जब बहुत सारे चीज आपस में मिलते हैं तब उसको तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, तो श्वसन करने में जितने सारा तंत्र, बहुत सारे जब ऑर्गन मिलेगा, बहुत सारा अंग मिलेगा तो एक साथ मिल के निर्माण करेगा श्वसन तंत्र। तो तंत्र कोई एक चीज नहीं बना सकता है। तंत्र बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारा तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। अब ऐसा ही समझिए ना। अब सिस्टम जैसे पुलिस सिस्टम हो गया, तो पुलिस सिस्टम क्या एक ही सिस्टम या एक ही मैंने पुलिस अधिकारी से मिलकर बना है? नहीं, बहुत सारे। जैसे अगर सिस्टम की बात करें तो पहले दरोगा है, कमिश्नर है, डीएम, बहुत सारे है, तो सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग का सिस्टम बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है, आप लोग जानते हैं। घूसखोरी सबसे ज्यादा इसमें आ चुका है। उसी तरह श्वसन, तो सांस लेने में जो जो अंग मदद करेगा सबको एक साथ मिलके क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र कहेंगे। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। देखिए, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का युग होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, इसीलिए इसे कौन सा प्रक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। समझ में? श्वसन को कौन सा प्रक्रिया कहते हैं? और याद रखिएगा, ये बाबू ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। उसके बाद से श्वसन जब करते हैं तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है और साथ साथ ऊष्मा निकलता है। जैसे कि देखिए, हल्का सा गर्म वायु निकला तो इससे ऊष्मा निकला, और क्या होता है, हमें जब सांस लेते हैं तब एक एनर्जी हमें महसूस होता है, हम ऊर्जा मतलब उत्पन्न होता है। जैसे कि देखिएगा, कोई व्यक्ति दौड़ता है, तो जब दौड़ता है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो सांस वो क्या करता है? जल्दी जल्दी लेता है, क्योंकि सांस से ही हमें किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए वो जब हम श्वसन करते हैं तो दो चीज का निर्माण होता है, एक ऊर्जा और एक ऊष्मा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, याद रखिएगा, श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो उसे, या ऊष्मा बाहर निकले, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। देखिए, श्वसन जब करते हैं तो श्वसन में हम सिर्फ ऑक्सीजन को लेते हैं। हालांकि लेते सब गैस को, हम आगे बताएंगे कौन कौन गैस को लेते हैं, किसको छोड़ते हैं, लेकिन मेनली जो किसका काम होता है? ऑक्सीजन का। तो श्वसन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और इस ऑक्सीजन से क्या बनाते हैं? ऊर्जा बनाते हैं। इसे ही हम श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत? और ये दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव श्वसन की प्रक्रिया को करता है। ऐसा कोई सजीव नहीं है जो श्वसन की प्रक्रिया ना करता हो। सब कोई जीने के लिए क्या करता है? श्वसन की प्रक्रिया करता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, बहुत सारे जीव को जो है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार बनता है, श्वसन अंग। बहुत सारे जीव है जो कौन कौन जीव किस अंग से श्वसन मतलब सांस लेते हैं, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जीव मतलब क्या बोलते हैं? स्तनधारी से। स्तनधारी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपने बच्चे को जन्म देके दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। डॉल्फिन नहीं, सबसे बुद्धिजीवी जो है वो डॉल्फिन है, लेकिन सबसे बड़ा स्तनधारी जीव ब्लू व्हेल है। क्योंकि देखिए, जितने भी मछलियां होती है वो सब के सब मछलियां अंडा देती है, लेकिन यह एक ऐसी मछली है जो कि बच्चे देती है और बच्चा को दे के दूध पिलाती है, इसलिए इसे स्तनधारी कहते हैं। और ये देखिए, जो आती है सभी मछलियां गिल से सांस लेती है, लेकिन यह फेफड़ा से सांस लेती है, इसलिए इसे स्तनधारी कहा जाता है। अब समझिए, तो स्तनधारी में हम लोग भी आ जाएंगे। मानव या जितने भी जानवर हैं ये सब स्तनधारी आ जाएंगे। सब बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, इसलिए। तो स्तनधारी किससे सांस लेते हैं बबुआ? फेफड़ा से। हम जब पढ़ते थे तो सर पूछे थे कि बताइए स्तनधारी या मानव किससे सांस लेते हैं, तो हम लोग बोले थे नाक से। तो देखिए, नाक हम लोग का श्वसन मतलब में लेने का मतलब नहीं है। नाक तो सिर्फ रास्ता देता है। आप लोग कहिएगा सर नाक से सांस लेता है, तो हाय देख, सांस लिए कि नहीं लिए? अगर नाक से सांस लेते तो क्या हम मुंह से सांस ले पाते? नहीं। इसका मतलब नाक से सांस ले, नाक तो सिर्फ एक रास्ता होता है। मेन हम खींचने का काम किसे करते हैं? फेफड़ा से करते हैं। इसलिए स्तनधारी, मानव, जानवर सब आते हैं इसमें, तो एक किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। ठीक है, नाक से मत कहना सब, ना तो कुछ लोग नाक से कहते कहते नाक से बोलने भी लगता है। चलो, उसके बाद कीट पतंग।
अब कीट पतंग क्या होता है, ध्यान समझिए। जितने भी जीव के छोटे छोटे जीव इस पृथ्वी पर, जितने भी छोटे, जैसे कि मक्खी को ले लीजिए, मच्छर को ले लीजिए और चींटी ले लीजिए, जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, कीट पतंग। ये सब छोटा एक ही चीज से सांस लेता है, ट्रैकिया से। अभी ट्रैकिया क्या होता है आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे गला जो होता है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइप टाइप का होता है जिसमें एक सी टाइप का कार्टिलेज लगा होता है। आगे हम डिटेल में इसको समझाएंगे, नॉर्मल समझिए। ये इस पाइप को ट्रैकिया कहते हैं, गर्दन को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। तो ये जितने छोटे छोटे जीव है ये सब कौन से सांस लेते हैं, यही गर्दनों में यही पर छेद होता है, यही से ये लोग सांस ले लेते हैं अपना, ठीक है। तो जितने छोटे छोटे जीव है कीट पतंग है वो किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। अब कारण समझिए, भगवान के पास उतना फुर्सत नहीं था। एक तो इस छोटा चुगन, मैंने एक तो देखो छोटी चुगन है कि नहीं है, उसका अंदर नाक बनाए, आंख बनाए, कान बनाए, मुंह बनाए, जगह कहाँ बचेगा। इसलिए भगवान के नाक बनाना है, हटाओ इसको, यहीं पे कंठे पे इसको छेद कर, कंठे से लोग सांस लेगा। हाँ, इसीलिए ये लोग किससे सांस लेता है, ट्रैकिया से, छोटे छोटे। अब कहेंगे आपसे बताइए मच्छर कौन सी सांस लेता है, माछी, वो ट्रैकिया से। जितने छोटे छोटे जीव है, अच्छा मधुमक्खी, बिरनी, वो सब ट्रैकिया से। चलिए आगे समझते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखिए जलीय जीव, जलीय जीव किसे कहते हैं, वैसे जीव जो जल में रहते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं। तो जलीय जीव जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, ये देखिए जो भी जल में होते हैं वो लोग एक बाहर के ऑक्सीजन से अपना मतलब ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, जो पृथ्वी के ऊपर है जल से बाहर रहते हैं वो लोग वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। लेकिन जो जीव जल के अंदर रहता है उसको तो बाहर से ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, वो जल के अंदर जो है ऑक्सीजन घुलित रहता है। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो जल होता है तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, अर्थात इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ क्या मिला रहता है, तो यह ऑक्सीजन जो जल के अंदर उपस्थित होता है इस ऑक्सीजन को वो क्या करता है, अवशोषित करता है, सांस के रूप में लेता है। तो इस ऑक्सीजन को लेने के लिए एक विशेष अंग बनाए जाते हैं उन लोगों में, जिसे गल्फर या गिल्स कहते हैं। तो जो जीव जल के अंदर रहते हैं वे सभी जीव किससे सांस लेंगे, तो गल्फर से सांस लेते हैं। इसी गल्फर को इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। समझ में आया, आगे समझते हैं। अच्छा आप कहें, अब बताइए मछली कौन सी से सांस लेगी, मछली गल्फर से। गल्फर से। जल के अंदर जितने भी जीव रहने वाले हैं वो सब किससे सांस लेंगे, अच्छा सांप किससे सांस लेंगे, सांप बाबू जल में थोड़े रहता है, वो तो कबो कबो घूमने फिरने टहलने चले जाता है जलों में, हाँ आता है और वो जल के अंदर जाता है, अपना एरिया में रहने है। तो आप कोनो ज्यादा दिक्कत नहीं रहे, सब शांत है सब, समझ में। इसीलिए वो सांप थोड़ा सा चले। देखिए सांप जलीय जीव थोड़े हैं, वो स्थलीय भी है और जलीय। देखिए जलीय जीव किसे कहेंगे, तो वैसे जीव जो सिर्फ जल में रह सकते हैं, जल से बाहर निकालेंगे मर जाएगा, वो सब के सब जलीय जीव। मेढक बाबू जलीय जीव नहीं है, वो बाहर भी रहता है। केकड़ा जलीय जीव नहीं है, वो सब फेफड़ा सांस लेते हैं। अरे नॉर्मल भाषा में समझाए तो वे जीव जिसको जल से बाहर निकालने बचपन में एक लोग कहानी सुनते हैं, क्या मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो हाथ लगाओ डर जाएगी, अब बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है ना, अब आगे समझते हैं। तो जितने भी जलीय जीव होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, गल्फर से लेते हैं, गिल से लेते हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए मेढक, इसके साथ बड़ा नाइंसाफी हो गया। मेढक जो है वो न जलीय है न स्थलीय, दोनों का मिक्सिंग है, कोमोपैक। समझ में, वो जल में भी रहता है स्थल में भी रहता है। तो देखिए जो मेढक होता है वो मेढक की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। जब मेढक छोटा होता है ना बच्चा के रूप में, तो लगता ही नहीं है मेढक है, वो लगता है मछली है। हम लोग ना बचपन में जब जाते थे मछली मारने के लिए, हाँ मछली मारने के लिए, तो हम क्या करते थे कि जब पकड़ते थे ये छोटा केरा मछली टाइप का ही लगता है, जिसको हम लोग बेंग मछली कहते हैं। गाँव देहात में इसको बेंग मछली के नाम से हम लोग इसको पकड़ के लेके चले जाते थे। और हाँ नहीं बनाते नहीं है, छोटा छोटा था, उसको बना के तलते नहीं है। हम जैसे बचपन में चला तो हम लोग बड़ा थोड़ा सा ना जीव जंतु के प्रति अट्रैक्टिव थे, हमको अच्छा लगता था जीव जंतुओं के बीच रहना। तो हम क्या करते थे, उसको पकड़ के लेके आते थे और कहते चलो इसको पोसेंगे। तो उसको ले आके नाली में चाहे तालाब में चाहे गड्ढा में लाकर डाल देते थे इसमें, हाँ डाल देते ताकि ये बड़ा होगा, अब बड़ा होगा तो बहुत ही बड़का मछली होगा, फिर इसको पकाएंगे खाएंगे। और जब उसमें डाल देते थे 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद देखते वो छोटा केरा मेढक निकल जाता था। तो ये मेढक जब बचपन में होता है तो कैसा होता है, मछली के जैसा। जब मछली के जैसा होता है ना तो इसके अंदर गिल्स अर्थात गल्फर होते हैं। तब उस समय वो जो है
गिल्स से सांस लेता है। तो बच्चा जब यह मेढक बच्चा रहता है छोटी चाकौन तो उसे टेडपोल कहा जाता है। क्या कहता है? टेडपोल। तो कहेंगे टेडपोल क्या है? तो जब मेढक छोटा रहता है बच्चा रहता है तो उसे टेडपोल कहा जाता है। और उस समय यह किससे सांस लेता है? गलफड़ से सांस लेता है। लेकिन जैसे जवान हो गया, युवा हो गया, और जब युवा हो जाता है तब एकदम एकदम अपना कचराई दिखाना चालू, कबो पानी में तो कबो ऊपर, कबो पानी में तो कबो जमीन पर। उस समय यह किससे सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। उस समय वो किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। लेकिन एक ऐसा अवस्था आता है जिसे निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। अभी निष्क्रिय अवस्था क्या है? आप लोग कभी सोचे हैं कि मेढकवा जो है वह ठंडिया के दिन में भाग कहाँ जाता है? जमीन के अंदर। वो जमीन के अंदर चला जाता है। क्योंकि उन लोग के शरीर जो है ना वो मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जीवित रहने के लिए वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। और जमीन के अंदर बिना कुछ खाए पिए वो लोग जीवित रहता है। इस अवस्था को कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। मेढक आखिर बारिशवे के दिन में काहे निकलता है? जाड़वा के दिन में सब मर जाता है एक बार में, और बारिश आए तो एक बार में जिंदा हो गया? नहीं बाबू, वो सब के सब जमीन के अंदर चले जाते हैं और सब जाकर लुका जाएगा। लोग कैसे कि जानता है लोग बाहर निकलेंगे तो ठंडी मार देगा, और ठंडी मार देगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वो कहाँ चला जाता है? जमीन के। क्योंकि हम जानते हैं कि जमीन के जितना ज्यादा अंदर जाते हैं गर्मी बढ़ते जाता है। इसीलिए जब खदान होता है ना, खुदाई वाला खदान, उस खदान के अंदर जाने पर गर्मी होता है और उसी तरह ऊंचे जाइएगा तो ठंडा लगेगा। लेकिन वो भी एक लिमिट के अनुसार ही। आगे समझते हैं। तो निष्क्रिय अवस्था किसे कहते हैं मेढक का? तो जब मेढक अपने वातावरण के अनुसार ठंडी के दिनों में जमीन के अंदर चला जाता है, तो जमीन के अंदर जब चला जाता है तो इस अवस्था को निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में मेढक जो है वह किससे सांस लेता है? त्वचा से। और बिना कुछ खाए पिए वह सिर्फ सांस लेकर जीवित रहता है। अब फिर जब देखेगा मौसम आ गया, बारिश बरसा और मेघ जब गरजा, आ गया मेरा एकदम टाइम, कहता है मैं अपना टाइम आएगा। नहीं सुने? अपना टाइम आएगा। तब कहता है आ गया अपना टाइम। सांप निकलता है, पेक 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 एकदम हुड़दंग मचा कर रख देता है। समझ में? हाँ, उस वही देखिएगा जब अति होने हो गया ना, जब अच्छा गांव देहात में देखो वो जितने बुजुर्ग लोग होते हैं ना उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज। भले इन लोग का किताबी भाषा का नॉलेज नहीं हो, लेकिन आध्यात्मिक की बात करें या फिर मतलब फैक्ट्स की बात करें तो ये लोग बहुत ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं। इनसे सीखना चाहिए हम लोग को। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? ये बुढ़वा का जानी। बहु याद रखिएगा, बुढ़वा के बारे में जो बोल रहे हैं ना कि का जानी, आप जो कर रहे हो वो करके छोड़ चुका है। आप जिसको बूढ़ा बोल रहे हो तो देखिए वो पहले जो था वो आप जो कर रहे हो वो करके छोड़ चुका है। क्योंकि बबुआ सास भी कभी बहू थी, वो डायरेक्ट सास नहीं बन गई है, पहले बहू थी या बाद में जाके सास बनी है। तो बुढ़वा जो है ना पहले एकदम जन्मते बूढ़ा नहीं हो गया है। आप लोग जैसा पहले वो था, आप लोग जो कर रहे हो वो करके छोड़ चुका है। रास्ता में जाते रहता है बुढ़वा, इधर अपना कचरे करते रहेगा लोग, अरे बुढ़वा छोड़ ना, बुढ़वा का जानी। तो बाबू याद रखिएगा, बुढ़वा आप जो कर रहे हो वो करके छोड़ चुका है। समझ में? इसीलिए निष्क्रिय अवस्था बताइएगा बबुआ। निष्क्रिय अवस्था में वो किससे सांस लेता है? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में? चलिए आगे समझते हैं। एक वर्ड होता है सांस लेना, ठीक है? सांस लेना का इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़े। तो सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों को एक साथ मिला देते हैं, दोनों प्रक्रिया को एक साथ, तो इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके 10th के एग्जाम में बहुत बार कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। याद रखिएगा। समझ में आया? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसी को इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। अब मान लो कभी ऐसा हो सांस ले लिए अब छोड़ नहीं करें तब तो हो जाएगा काम, अटक जाएगा। सांस जब लेते हैं तो उसको छोड़ना भी जरूरी है। इसीलिए सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों एक साथ होता है। और इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ मिलकर क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास या फिर इंग्लिश में ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? देखिए अब सांस श्वासोच्छ्वास कितने तरह के? 2 तरह के। एक सांस लेना, तो सांस अंदर ले रहे हैं तो निश्वासन। देखिए हिंदी वाला थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, इंग्लिश वाले में कोई दिक्कत नहीं है। निश्वासन, नी माने भीतरिया, तो सांस ले रहे हैं, ये क्या हो गया? निश्वासन। और सांस छोड़े तो बाहर छोड़े तो निःश्वासन। निह का मतलब होता है बाहर, अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा 2 बिंदु का अंतर है, ठीक है? तो सांस लेना निःश्वासन और सांस छोड़ना निःश्वासन। देखो हिंदी वाला में थोड़ी दिक्कत है, इंग्लिश वाला में दिक्कत नहीं है। देखो सांस लेना इन एक्सपीरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन, ठीक है? इंस्पायरेशन
एक्सपायरेशन, मैंने सांस लेना और सांस छोड़ना। देखिए, तो सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं निःश्वासन और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं, और दोनों को एक साथ मिला देंगे तो श्वासोच्छ्वास। समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में ब्रीदिंग। अब देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। पूछता क्या है कि निःश्वासन और निःश्वासन में मतलब सांस जब लेते हैं तो कौन कौन सा गैस लेते हैं, कितना मात्रा में लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कौन कौन सा गैस लेते हैं, कितना मात्रा में लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, समझिएगा। निःश्वासन मतलब सांस लेना। तो ये बताइए, जब सांस लिया तो नौकिया को थोड़े पता है कौन सा गैस लेना है। ये तो छोटा जितना ऑक्सीजन जितना यहाँ पे वायुमंडल में है सबको बोल रहा है आ जाओ एकदम पूरा आ जाओ। आ गया, देखो पूरा आ गया। इसको थोड़ी पता है कि कौन सा, वो तो डिसाइड फेफड़ा ना करेगा कि कौन सा गैस लेंगे कौन सा गैस छोड़ेंगे। समझ में आया? जब सांस लेते हैं ना तो वायुमंडल में जितना गैस है सबको ही चोट्टा ले लेता है। अब फेफड़ा कहेगा 200 ले लिया पूरा, अब क्या करेंगे, अब इसको छांटेगा। समझ में? तो छांटने का काम कौन करेगा? फेफड़ा। लेकिन सांस जब लेते हैं तो कौन कौन सा गैस लेते हैं? दुनिया में मतलब वायुमंडल में जितना गैस है सबको ले लिया। अब मान लो वहीं पे कोनो छोड़ दिया तो ले लिया, सबके सब चला आएगा कि नहीं? फेफड़ा को थोड़े पता है कि कहाँ छोड़ा है कहाँ हुआ है, वो तो सबको लेगा। ये डिसाइड कौन करता है? फेफड़ा। अब कहेगा चट्टा इहो ले लिया है, इसको छाटो पहले। समझे? अब आगे समझते हैं। तो वायुमंडल में कितने नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो जब सांस लिए तो सबको ले लेंगे, 78% नाइट्रोजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो 21% वो ले लेते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होता है, ऐसा बात थोड़ा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, वो भी है, तो उसको भी उठा के ले लेता है। और जब उसको लेते हैं तो कितना 0.03% उसको ले लिए। तो अब जाएगा फेफड़ा के पास, ले लिए, फेफड़ा के पास चला गया। अब फेफड़ा को बोल रहा चल छाटना चालू कर, तुमको जो चाहिए रख ले बाकी लौटा दे। अब फेफड़ा को कौन सी चाहिए? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ले क्या करेगा? भात बनाएगा? नाइट्रोजन काम ही नहीं है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा छोटा हम खुद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते तो हमको देगा रे। ठीक है, समझ में? तो क्या करता है, तो इतना ले लेगा। अब बारी आएगी फेफड़ा का, तो फेफड़ा ऑक्सीजन जो है 21% भले लिए, कहता है रे जितना पेटवा है उतने न खाएंगे, जितना हमको जरूरत है उतना ही न लेंगे। तुम चुट्टा लिया है 21% और हमको मात्र 4% चाहिए। मात्र कितना प्रतिशत है? तो बाकी का क्या करेंगे? तो कहेगा ना चाहिए तो दे दीजिए, फिर वापस ना चाहिए तो फिर से निकाल दीजिए। जैसे आप इसको निकाल रहे हो वैसे उसको भी निकाल दीजिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए और बाकी का निकाल दीजिए। तो कहता है हाँ अब बढ़िया है। तो नाइट्रोजन कितना लिए थे? तो कहता ना चाहिए बबुआ, तो कहता फेंक दो। ना चाहिए तो फेंक दो, मतलब 78% लिए और नहीं चाहिए तो उसको वैसा ही छोड़ दिया। दूसरा ऑक्सीजन हाँ कहता हाँ ये चाहिए लेकिन 21 नहीं चाहिए, मात्र 4 से। तो कहता है तो 4% रख लो और बाकी लौटा दो। तब 4% रख लेता है और बाकी कितना प्रतिशत लौटा देगा? याद रखिएगा यही 4% का हेर फेर होता है। क्वेश्चन कहता है बताइए निःश्वासन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन लिया जाता है? 21। कितना प्रतिशत छोड़ा जाता है? 70। 4% कहाँ गया? शरीर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था 0.03%, लेकिन ऑक्सीजन कितना लिया था? 4% का एब्जॉर्ब किया था। वो 4% ऑक्सीजन लेगा तो उसके बदले में 4% CO2 भेज देगा। कहेगा हम जितना लेते हैं उतना लौटाइयो देते हैं, भले एक्सचेंज कर दिए तो कर लेकिन जितना लिए उतना लौटा दिए, क्योंकि हम किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। समझ में आया? अर्थात ये 4% किस में चेंज करके दे देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि देखिए एग्जाम हॉल में पूछेगा ना, तो अगर आप मतलब टॉप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसमें ये इसका एक्यूरेट वैल्यू होता है 4.6%। आप याद रखिएगा 4%। जब आगे बढ़िएगा तब उसमें याद रखिएगा 4.6। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%। छोड़ते कितना है? 4.6%। आप 4% याद रखिएगा। समझ में आया? ये 4% बढ़ा कैसे है? ये 4% बड़ा है ऑक्सीजन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आगे समझते हैं। देखिए श्वसन मार्ग क्या है? तो देखिए आपसे कहेंगे राजमार्ग क्या है, तो जिस पर राजा चलता है राजमार्ग। श्वसन मार्ग किस है? जिस पर श्वसन चलता है श्वसन मार्ग। अर्थात हाँ, अर्थात वह मार्ग वह रास्ता जिस रास्ता से होकर गुजरता है। कौन गुजरता है? श्वसन।
जिस रास्ते से होकर श्वसन गुजरता है, सांस नहीं बबुआ, तो उस सांस मार्ग हो जाएगा। ठीक है, बहू के पास जाएगी। तो जिस मार्ग से श्वसन माने सांस गुजरता है, सांस पूरा कंप्लीट होता है, अंदर जाता है, उस रास्ता को क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। समझ में आया? चलिए, अब श्वसन मार्ग जो है वह कितने, मतलब कौन कौन से इसमें श्वसन मार्ग में शामिल होते हैं, कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये 8 जो है वो शामिल होते हैं। हालांकि इसमें 2-3 आगे भी बढ़ जाता है, जब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको तो आपको बताएंगे, वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक समझिए। ठीक है, श्वसन मार्ग क्या है? तो जिस मार्ग से सांस अंदर जाता है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। अब बाहर आता है वो ना है, वो है जाना मार्ग से जाएगा, वही मार्ग से निकलेगा। आगे सांस लेंगे नाक से या छोड़ेंगे कान से, ले कान से धुआं छोड़ते हैं, वो भी जब ज्यादा मास्टर खा लेते हैं तो। चलिए, नहीं निकलता है, ऐसा लोग मानते हैं। चलो यहाँ पे समझो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नासा छिद्र। नासा छिद्र किसे कहते हैं? तो नकिया में देखिए 2 छेद होगा। तो नकिया में जो ये 2 छेद है ना, जिसमें लड़कियां सब कहाँ पहनती है? बाली, सॉरी नथुनी। देखिए, इन नथुनी पहनने के पीछे भी वो कारण है। देखिए, बताएंगे तो बुरा मानेगा सब। आप देखिए गांव देहात में देखिएगा, गांव देहात में गाय भैंस को कंट्रोल करने के लिए क्या पहना जाता है? नाक में नकेल पहना दिया जाता है। उसी तरह देखिए जो लड़की होती है, इन लोग भी ना इसको कंट्रोल करना जरूरी है इस पे। ठीक है, तो इन लोग को बस में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या किया जाता है? नकेल पहना दिया जाता है। कान में क्या पहनती है? अरे तो उसको भी तो कान में पहना जाता है, बैल समझ रहे हैं? बैल को भी तो पहनाया जाता है। लड़का सब बैल नहीं होता है। चलो समझ आगे समझिए। तो पहला नासा छिद्र, तो यहाँ पे नाक में जो 2 छेद होता है ना, इसको नासा छिद्र कहते हैं। और जब आगवा बढ़ेगा ना तो इस कपार के पास चलेगा और भीतर जाएगा, इसको कहते हैं नासा कपाट। नासा छिद्र, नासा कपाट, यही याद रखिए। जिस दिन स्टूडेंट को लग जाए कि बबुआ हमको घर पे पढ़ना पड़ेगा, बर्बादी के पहले दहलीज पे उसने अपना कदम रख दिया है। इसलिए जो भी याद करे क्लास में याद करे, बाहर जाके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे यार क्यों नहीं याद होगा? जब 2 घंटा 2.5 घंटा का फिल्म याद कर सकते हैं लोग बिना कोनो मतलब के, जो पढ़ाई है 10 मिनट का नहीं याद होगा? तो वैसे समझाने वाला होगा तभी ना। बहुत बोल रही है। चलिए आगे समझते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, तो नासा छिद्र, नाकों में जो छिद्र है नासा छिद्र, इसको डिटेल में। दूसरा नासा कपाट, उसके बाद फायरिंग्स। यहाँ देखिए जब नाक हो जाता है ना तो आगे जाकर ऐसे मुड़ जाता है, जब मुड़ता है ना उसे वो कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, इसको मुड़ता है, इसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स। उसके बाद यहाँ पे आता है तो लैरिंग्स। देखिए लैरिंग्स को ना वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसको इस यहीं से हम लोग मतलब बोलते हैं, हाँ आवाज निकलता है, वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसको डिटेल में और आगे समझाएंगे, पहले यहाँ पे सिर्फ नासा मार्ग याद रखिए। तो बोलिए पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद यहाँ पे जो गर्दन में है ट्रेकिया। ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद देखिए, ट्रेकिया के बाद ये 2 रास्ता कट जाता है, एक इधर चला जाता है और एक इधर। इसको कहते हैं ब्रोनकाई। क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। इस ब्रोनकाई से छोटा छोटा एक ऐसे जो है पतले पतले धागे के समान संरचना बाहर निकला होता है, इसको कहते हैं ब्रोनकियोलेस। क्या कहते हैं? ब्रोनकियोलेस। ब्रोनकियोलेस। और ये ब्रोनकियोलेस में छोटा छोटा एक गुच्छा के समान संरचना होता है जिसे हम लोग अल्वियोली कहते हैं। और जितना हम लोग सांसवा लेते हैं ना इसी में इकट्ठा रहता है बबुआ, अल्वियोली में ही इकट्ठा रहता है। तो ये श्वसन मार्ग समझ में आया? चलिए पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनकियोलेस, अल्वियोली। कैसे? यहाँ पे याद रखें। सबसे पहले नासा छिद्र, उसके बाद अंदर हो जाएगा नासा कपाट, मुड़ेगा तो फेरिंग्स, थोड़ा और नीचे आएगा तो लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, 2 भाग में बटा ब्रोनकाई, उसके बाद छोटा छोटा निकला ब्रोनकियोलेस, उसके बाद छोटा सा गुच्छा मिलेगा अल्वियोली। मलेरिया नामक बीमारी में ना ये अल्वियोली खराब हो जाता है। जब ये खराब हो जाएगा या डेंगू में भी जब खराब हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरा मतलब इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जिससे कारण श्वसन तंत्र खराब। ये कोरोना आया था, कोरोना में यही अल्वियोली में पानी भर गया था। हाँ, जब ये कोरोना जब पकड़ता था तो किसी को ना तो ये अल्वियोलियों को खराब कर देता था, जिसके वजह से हाँ जिसके वजह से इसमें जब पानी भर जाएगा तो पहले से जब सांस लेंगे तो इसमें तो पहले पानी है, तो पानी अल्वियोली का रेट चट्टा पहले से इसमें भरल है, पानी कहाँ से आएगा तो भीतरिया, तो कहता है ना जगह नहीं खे आता ना, तो फिर वापस चले जाता है। तो सांस की प्रक्रिया जो श्वसन प्रक्रिया था वो कंप्लीट नहीं हो पाता था, इसीलिए उसको जबरदस्ती एगो मशीन लगा दिया जाता था, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं, वो जबरदस्ती ऐसा ठेलता था ना
तू जाइबे कर अंदर, एकदम तू जाइबे कर। पानी है इधर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको ठेला ना, तू अलब्यूली के पास जो, अलब्यूली कहता है भैया जगह नहीं है ना, कहता ना फिर भी जगह दे, तो ऐसा हट जाता है। चलाओ अब अंदर गया सांस, तब जाके श्वसन प्रक्रिया खत्म। इस बहुत ज्यादा इस महामारी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था। इस महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था। हम लोग को प्रकृति का ना मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का कीमत अभी जाइएगा तो नॉर्मल ऑन एन एवरेज 5,000 के करीब में पड़ेगा। एक ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन एन एवरेज, ये 5,000 जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, सोचिए हम लोग पर डे कितने सांस ले पाते हैं, बहुत सारे ले पाते हैं, फ्री में मिलता है। अरे सांस कोई खरीदता है नहीं। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसी ऑक्सीजन का पता चलता है कितने कीमत का। जब पेड़ जब है ये सांस को जब फ्री में दे रहा है, इसका कीमत आप जाके अगर हॉस्पिटल में पता लगे कितना होता है, तो हमें पेड़ जो दे रहा है पेड़ का सुरक्षा करना चाहिए। यहाँ लोग इतना दलित दर, घर बनाएगा लकड़ी काट, घर बनाएगा जंगल काट, खेती करना है जंगल काट, ब्याह में दहेज देना है पलंग देना है जंगल काट, मैंने बाप का बपौती है। जो तुमको बड़ी लड़का का इंसल्ट करी है, कोनो गरीब से कोनो शादी करेगा? लोग कहते हैं दहेज लेना गलत, हम कहते हैं बिल्कुल सही है, गलत है। जब कोई लड़की अगर जॉब में चली जाती है, क्या वह किसी बेरोजगार से शादी करेगी? कभी नहीं कर सकती है। लेकिन कोई लड़का अगर जॉब में है वह बेरोजगार से शादी कर सकता है। देखिए दहेज लेना हम गलत कब नहीं मानते, कब नहीं मानते? जब शादी करने से पहले लड़की का बाप ये नहीं पूछता कि बबुआ करता का है। अगर नहीं पूछता ना तो दहेज लेना गलत नहीं है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि बबुआ क्या करता है, कितना कमा लेता है, कमाता है IAS ऑफिसर है, लाओ दो पैसा दो। हाँ इसीलिए कहते हैं बबुआ। देखिए लड़की को भी दहेज देना नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, आप लोग अच्छा से जॉब कर लीजिए, कोई भी दहेज नहीं लेगा। लेकिन जॉब नहीं कीजिएगा, दहेज देना पड़ेगा, लातो खाना पड़ेगा, गाड़ियों सुनना पड़ेगा। ये बाबू दुनिया का रीति है, दुनिया का नियम है, इसको जितना जल्दी समझ सकते हैं समझ जाइए। जो नहीं जॉब है ना तो कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। जैसे हमारे सर है उनका जॉब हो गया है, उनकी पत्नी का जॉब हो गया। अगर ज्यादा इधर उधर बोले कि इधर उधर बोले या फिर एक आध चटा लगा दिए, तू ही रहो घर में, हम जाते रहिए। दहेज लिए हैं उनके पास उतना है तो मिले, अब पता नहीं कितना। चलिए समझ में आया इतना, तो हम इसके बाद आगे समझते हैं। चलिए इसका एक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए पहला हमारा था हुआ नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होता है? तो जो नाक में यहाँ पे जो 2 छेद होते हैं इसे क्या कहते हैं? नासा छिद्र। ठीक है, तो कहेंगे नासा छिद्र की संख्या 2। ठीक है, इसका काम क्या है? तो यहाँ इसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। नासा क्षेत्र के अंदर देखिएगा छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। यह क्या करता है? तो बाहर से जो धूल कण अंदर आता है, जैसे किसी गर्दा वाले इलाके में चल जाए या फिर गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा जो ये निकलता है, तो वहां पे चलिए, तो जितने भी ये गर्दा उड़ के आते हैं, धूल कण उड़ के आते हैं, उस सब को ये क्या करता है? रोक देता है, ताकि यह शरीर के अंदर श्वसन मार्ग के अंदर न जा सके और नाक को जाम न कर सके। इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है ना, ये नाक के अंदर नहीं जा सके। तो समझिए बहुत बड़ा योगदान निभाता है हमारे श्वसन तंत्र में। क्योंकि देखिए बाबू, जो श्वसन तंत्र है अगर इसके अंदर गर्दा चला जाएगा तो फेफड़ा जाम हो जाएगा। अब फेफड़ा जाम हो जाएगा तो फिर ये सांस लेने में कठिनाई हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए ये बाल का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। दूसरा जो भाग होता है उसका क्या नाम है? नासा कपाट। देखिए नासा कपाट क्या होता है? तो नासा छिद्र जो है ना, यही जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है नासा छिद्र, तो ये जाके एकदम कपार के पास खुलता है। ये कपार है ना, इसके थोड़ा और कपार के पीछे खुलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नासा कपाट। ठीक है, तो पहला नासा छिद्र, दूसरा नासा कपाट। और नासा कपाट इसके पीछे वाला एक चौड़ा भाग होता है, इसे नासा कपाट कहते हैं। और देखिए नासा कपाट जो होता है, इस नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको हम लोग नकटी कहते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि नासा छिद्र के अंदर, नासा कपाट के अंदर छोटे छोटे चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि जो धूल कण गया था अंदर, तो कुछ तो बाल रोक दिया और कुछ इतने थेथर होते हैं, कहते ना हम जबरदस्ती जइबे करेंगे, बाल से भी नहीं रोका पाते। उसके लिए बैठा रहता है एकदम सुलेशन लेके, फेविक्यूल लेके। कौन? म्यूकोसा।
इसका क्या नाम, किसे क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, तो नासा कपाट के अंदर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, म्यूकोसा। ये करता क्या है, तो जो थेथर किस्म के जो तो धूल करते, जो बाल से नहीं रुके थे, वो आगे बढ़ जाएंगे, तो इसको ये क्या करेगा, चिपका लेगा। वही दिन भर चिपकाए रहता है, और रात को जब सोते हैं तो धीरे धीरे करके जमाता है, और सुबह में उठेंगे तो भर नाके नकटी इसको निकालता है लोग। बहुत सारे इसको खा भी जाता है, बचपन में सब खाया होगा, सब खाया है, सब बचपन में, कोई नहीं कहेगा कि नहीं खाए हैं, निमन लगता है। आगे समझो, तो म्यूकोसा क्या होता है बाबू, तो धूल कण को चिपका लेता है ताकि यह शरीर के अंदर न जा सके। कोई दिक्कत, समझ में आया? अब आगे समझते हैं। अगला हमारा भाग है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, तो नासा कपाट हो गया। नासा कपाट जो होता है जाके वो अंदर जाके एकदम ऐसे सपाट हो जाता है, मतलब सीधा हो जाता है। ऐसे मुड़ा हुआ था वो क्या होगा, अंदर जाके सीधा हो गया ऐसे यहाँ पे, इसको कहा जाता है फेरिंग्स। इसको ना ग्रसनी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रसनी कहते हैं, ग्रास नली नहीं कहते। ग्रास नली कुछ और था, ग्रहणी कुछ और था। जिस रास्ता में है भोजन जाता है उसे ग्रहणी या ग्रास नली कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस रास्ता में है सांस जाता है उसे ग्रसनी कहते हैं, याद रखिएगा। ग्रसनी में है सांस जाएगा, ग्रास नली या फिर ग्रहणी, ग्रहणी में है भोजन जाएगा। आगे समझाएंगे इसमें, समझ में? ये इसे ग्रसनी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये ज्वाइंट होता है, जब यहाँ पे समझिएगा बुआ, इसको देखिए, ये नासा छिद्र, और यहाँ पे हो गया नासा कपाट, यहाँ से हो गया फेरिंग्स, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो यहाँ से जब फेरिंग्स आया ना, तो एक यहाँ से चला गया एक रास्ता, और यहाँ से एक रास्ता हो गया अलग। ये रास्ता में है, यहाँ पे बड़ा सा पेट पाया जाता है जिसमें क्या जाता है, भोजन, और इधर पाया जाता है फेफड़ा। इधर क्या पाया जाता है, फेफड़ा, जहाँ पे कहा जाता है सांस। तो यही वह रास्ता है, डिवाइडर है यहाँ पे कौन, फेरिंग्स के पास, जहाँ से दो रास्ते कटते, माने चौराहा है, चौराहा समझते हैं, एगो दक्षिण टोला तो एगो उत्तर टोला, समझ में रहा। तो इसी चौराहा में एक रास्ता में है खाना जाएगा, तो दूसरा रास्ता में है सांस जाएगा, इसीलिए इसका नाम, इसका क्या नाम है, इसका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स दो चीजों का ज्वाइंट होता है, किसका, फूड पाइप माने खाना वाला, और एयर पाइप तो फेफड़ा वाला। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। अब हाँ, होता क्या है यहाँ पे समझिएगा, ये जो ज्वाइंट रहता है यहाँ पे एक डिवाइडर पाया जाता है। अब मान लीजिए यही में है भोजन भी जा रहा है और यही में है हवा भी जा रहा है, तो यहीं से इधर जाना है खाना का और इधर जाना है हवा का, तो कौन होगा तब न बताएगा कि इधर भोजन जाना है और इधर हवा जाना है। अब ऐसा ना हो कि मान लो यहाँ पे खाना डाले, अब वहां पे कोई बताने वाला ही नहीं हो कि कहाँ मैंने किधर भोजन जाएगा और किधर खाना जाएगा, प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहां पे एगो चौकीदार बैठा दिया गया है वहां पे चौराहा पे, जो अरे जब रास्ता में जाएगा तो एगो देखिएगा ट्रैफिक हवलदार होता है, सीटी मारता रहता है, ऐसा ऐसा करते रहता है एकदम, है कब ऐसे करता है कब ऐसे करता है, कहाँ है गाड़ी को रास्ता दिखाता है कि इधर जाओ चाहे इधर दिखाता है। उसी तरह हमारे अंदर ये चौकीदार पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, इसका नाम है इपीग्लोटिक्स। क्या नाम है, इपीग्लोटिक्स। यह यहाँ पर पाया जाता है, जो ग्रास नली है ना, ये ग्रसनी में ये यहाँ पे पाया जाता है, यह डिवाइडर का काम करता है। यही बताता है कि भोजनवा जो आ रहा है उसको इधर जाना है कि इधर जाना है। अब देखिए प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो इसका नियंत्रण जो है वह दिमाग का एक भाग मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। दिमाग का एक भाग करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या आप लोग कंट्रोल करते हैं मन में, खाना खाए अब बोले खाना है इपीग्लोटिक्स इधर घूम जाओ, इधर जाएगा। हम लोग तो नहीं करते, कौन करता है, दिमाग। और ये ऑटोमेटिक होता है, खाना खाते हैं तो ये ऑटोमेटिक होते रहता है, समझ में। तो इपीग्लोटिक्स को कौन कंट्रोल करता है बबुआ, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब दिक्कत समझो, मेडुला ऑब्लोंगाटा एक और चीज को कंट्रोल करता है, सोचने की पावर, इमेजिनेशन, थिंकिंग पावर। अब मान लीजिए जैसे खाना खाए और खाना खाएगा तो खाना जाएगा यहाँ तक तो ठीक है, एक के गो रास्ता है। अब मोड़वा जैसे भेटाएगा तो खाना पूछेगा है मेडुला ऑब्लोंगाटा केने हई रास्ता भोजन वाला है कि हई रास्ता। लेकिन दिक्कत हो जाता है कि संगे संगे ये एक और ही काम करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसको कंट्रोल कर रहा था, संगे संगे कुछ और भी सोचता है। तो मान लो खाना खा रहे हैं, एकदम सोच रहे हैं आहा कितना बढ़िया था, सोच रहे हैं, तब तक उसी टाइम भोजन आया। अब भोजन आया तो भोजन पूछ रहे हैं ऐसे इपीग्लोटिक्स से, इपीग्लोटिक्स किधर जाए, तो पूछेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा से, रे मेडुला बोल रहे
कहाँ जाए हम? तो मेडुला तो कहीं और भेजिए, मेडुला कहीं और भेजिए। 2-3 बार पूछे गए भैया आप बोले ना हो कहाँ जाइए, कहीं और भेजिए। दो ससुरा जुबक एकदम इधर, अगर इधर बंद हो गया, ठीक, इधर बंद हो गया तो इधर वाला रास्ता खुल गया, इधर वाला रास्ता खुलेगा तो भोजन जाना चाहिए इस रास्ता में, गलती से चला गया अब इधर जाएगा तो इधर फेफड़ा है जो कहता है भैया ये कौन सी वाला सिस्टम है, हवा वाला है, और तुम भोजन वाला गलती एंट्री मार दिया है। जैसे जाएगा फेफड़ा पूरा हलचल मचा देगा, फेफड़ा कौन और रहा है, सबको एकदम इकट्ठा करेगा फेफड़ा, कहेगा जितना अलब्यूली है, जितना मैंने हैन तेन जितना था सबको मार, धक्का मार, इधर से धक्का मार ताकि भागे हम लोग के एरिया से, कैसे कि इसको जाना चाहिए था दूसरा एरिया में, गलती से चला है इस एरिया में, तो नीचे से सब मिल के इसे धक्का मारता है, जोर लगा के है ऐसा, जब मारेगा ऐसा तो वह आता है हिचकी आता है, लोग कहता है हिचकी आता है, तुमको कोई याद कर रहा है बाबुआ, तुमको कोई नहीं याद कर रहा है, तुम किसी को याद कर रहा है, समझ में आया? लोग यहाँ उल्टा नहीं होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन बबुआ बता दे आपको उस समय आप किसी को याद कर रहे होते हैं इसलिए हिचकी आता है, आपको कोई नहीं याद करता है, क्योंकि याद रखिए दुनिया में किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपको कोई याद करे, समझ में आया? अपने दुनिया में सब कोई मगन है, और यदि आपको कोई याद कर रहा है मतलब आपसे उसको जरूरत है, याद रखिएगा, अगर आपको कोई याद कर रहा है इसका मतलब आपसे उसको जरूरत है, तभी याद कर रहे हैं, जिस दिन वो जरूरत खत्म हो जाएगा उस दिन वो आपको याद करना बंद कर देगा। दुनिया का कोई किसी का नहीं होता, दुनिया लोग कहते हैं ना दुनिया गोल है, अरे चुट्टा दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है, तुमसे मतलब है तो तुम्हारे साथ है, मतलब नहीं है तुम किस काम का। चलिए आगे समझते हैं। तो ये हिचकी आने का कारण समझे, ये हिचकी आने का कारण है, यहाँ पर एक डिवाइडर पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स, या एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा, यही डिसाइड करता है भोजन किधर जाना है और हवा किधर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जब यह एपिग्लोटिक्स इधर घूमेगा तो ईयर वाला खुलेगा तो ऑक्सीजन या फिर जो भी मतलब गैस इसमें जाएगा, लेकिन जब यह इधर वाला रास्ता बंद करेगा तब यह पेट वाला रास्ता खुलेगा जिसमें कि भोजन जाएगा। तो मेनली डिवाइडर का काम कौन करता है? एपिग्लोटिक्स करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं, इसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। अगला जो हमारा है फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है एकदम इसके जो फेरिंग्स है इसके आगे बढ़ता है लैरिंग्स, लैरिंग्स एकदम सीधा एक रास्ता होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, यह सीधा रास्ता होता है और यह कार्टिलेज का बना होता है। अब ये कार्टिलेज क्या होते हैं? तो हड्डी दो तरह के होते हैं, एक मजबूत हड्डी या एक कमजोर हड्डी। तो जो मजबूत हड्डी होती है उसे अस्थि कहते हैं, और जो कमजोर हड्डी होते हैं उसे उपास्थि कहते हैं, अर्थात जिसे हम लोग दांते से चबा सके, ये हमेशा जोड़ पे पाया जाता है। जैसे कि मुर्गा का टंगरी जब चबाइएगा ना लेग पीस, तो उसका जोड़वा पे एकदम एक पतला पतला हड्डी पाया जाता है, जिसको बड़ा मजा आता है खाने में, वही उपास्थि का बना होता है, ठीक है। ये उपास्थि का बना होता है और एक सीधा होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद समझिएगा अगला पॉइंट आता है ट्रैक। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया के बारे में हमने पहले ही आप लोग को समझा चुका है। देखिए ट्रैकिया जो होता है ना, यहाँ पर बताए थे जो कंठ होता है ना, इसी कंठ को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। इसको कंठ कहते हैं या फिर ट्रैकिया कहते हैं। देखिए इसे वाक्य यंत्र भी कहते हैं। क्यों वाक्य यंत्र कहते हैं? क्योंकि हम लोग इसी से बोलते हैं, इसी से बोलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाक्य यंत्र कहते हैं। समझ में आया? अब आगे समझते हैं। जितने कीट पतंग होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग, ये सब किससे सांस लेते हैं? पहले हम बता चुके हैं, इसी ट्रैकिया से, यहीं पे छेद होता है जिसके माध्यम से वो सांस ले पाते हैं। तो जितने भी कीट पतंग है वो सब किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया सांस लेते हैं। देखिए ये ट्रैकिया भी ये जो है, ये ट्रैकिया के अंदर छोटे छोटे कार्टिलेज पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रैकिया हो गया, क्या ये? और ये ट्रैकिया जो है पाइप के समान है, तो इसके अंदर जो है ऐसे छोटे छोटे सी आकार के, देखिए लग रहा है ना सी है, ये सी आकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज क्या होते हैं? उपास्थि को ही कार्टिलेज कहते हैं, मतलब नरम हड्डी को, नॉर्मल भाषा में कहना तो नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। ये नरम हड्डी पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? देखिए हड्डी की बात करें, एक पाइप है, ये पचक सकता है कि नहीं? जैसे का सांस लिए तो फूल गया, ठीक है, जब छोड़ेंगे तो हो सकता है इधर सब निकलेगा तो पचक जाएगा। इसको पचकने से बचाने का काम कौन करता है? ये सी आकार के एकदम सब ऐसा तनले रहता है, भैया पचकिया मत, एकदम पचकिया मत, कौन करता है? कार्टिलेज, सी आकार का कार्टिलेज। तो इसके अंदर कंठ के अंदर पतले पतले सी आकार के, यहाँ पे सी आकार के क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है, जो ट्रैकिया को पिचकने से बचाता है। किससे बचाता है? पिचकने से बचाता है। बउआ इसी ट्रैकिया से हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं।
देखिए जितने भी पुरुष होते हैं ना, आदमी पुरुष, उसका देखिए गर्दनवा उठल रहता है। मेरा भी थोड़ा थोड़ा है, मोटा भी है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है, पतला था तो पूरा दिख रहा था। जितने भी पुरुष होते हैं वो सब पुरुष का एक ट्रेकिया क्या होता है, निकला हुआ होता है, उठा हुआ होता है, और लेडीज का, औरत का नहीं उठा हुआ रहता है। ये मतलब बनावटी है, शरीर का बनावट है, इसलिए यहाँ पे पुरुष का ट्रेकिया क्या होता है बबुआ, निकला हुआ रहता है। समझ में आया? यहाँ पे मेल का ट्रेकिया ये उठा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ट्रेकिया के बारे में समझ में आया? कोई दिक्कत? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है हमारा ब्रोनकाई। एक काम करते हैं, ब्रोनकाई से पहले एक बार थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? ट्रेकिया, इसे कार्डिया वाक्य यंत्र कहते हैं। जितने कीट पतंग होते हैं इसी से सांस लेते हैं। या इसमें सी आकार का कार्टिलेज पाया जाता है जो इसे पिचकने से रोकता है। इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसी से हम लोग बोलते हैं। यह मेल में उठा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। ब्रोनकाई, देखिए जब ये आगे बढ़ा था, यहाँ से आगे बढ़ा था, देखिए आप, तो ये आगे बढ़ने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाएगा। कितने भाग में बढ़ जाएगा? इसे वो कहते हैं ब्रोनकाई। जब ये दो भाग में बढ़ेगा इसे क्या कहते हैं? ब्रोनकाई कहते हैं। और ये ब्रोनकाई देखिए लग रहा है ना उल्टा वाई है, सीधा वाई ऐसे होता है, लेकिन लग रहा है ना उल्टा वाई है, इसीलिए यह उल्टा वाई आकार का होता है। और इसमें कितने शाखाएं होते हैं? देखिए तो दो शाखाएं होते हैं। शाखा मतलब टहनी। कितने टहनी होते हैं? दो टहनी होते हैं। समझ में आया? ब्रोनकियोलेस अगला पॉइंट है हमारा, ब्रोनकियोलेस। ब्रोनकियोलेस क्या होता है? ये देखिए, ये आया यहाँ पे ट्रेकिया, इधर बढ़ गया तो ब्रोनकाई। ये क्या था? ब्रोनकाई। इसी ब्रोनकाई से छोटा छोटा पतला पतला धागा समान संरचना इधर निकला होता है। इस पतला पतला धागवा को क्या कहते हैं? ब्रोनकियोलेस। जैसे जूता का लेस होता है ना, मतलब छोरी, उसी तरह इसका भी छोरी है। समझ में आया? तो ब्रोनकियोलेस क्या, जो ये ट्रेकिया क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई से छोटा छोटा निकला होता है, इसे कहते हैं ब्रोनकियोलेस। अब आगे समझते हैं। उसके बाद इस ब्रोनकियोलेस में यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ये हो गया ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई के बाद छोटा छोटा निकला ब्रोनकियोलेस। इस ब्रोनकियोलेस के बाद यहाँ पर सब ब्रोनकियोलेस के मुहिया पर, कहाँ पर, एक छोटे छोटे गुच्छा के समान संरचना पाया जाता है जिसे कहते हैं अल्ब्यूली। क्या कहते हैं? अल्ब्यूली या वायु कोश। जब सांस लेते हैं ना तो सांस इसी के अंदर जाके क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। इसे अल्ब्यूली कहते हैं। यह छोटी छोटी गुच्छा जैसी संरचना होता है जिसे अल्ब्यूली कहते हैं। और बबुआ बता दिए 700 होते हैं। क्वेश्चन कहेगा हमारे शरीर में अल्ब्यूली कितना? 700 होते हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि अल्ब्यूली का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 80 मीटर स्क्वायर होता है। और इस अल्ब्यूली में ही जाके हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? इकट्ठा होता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? अल्ब्यूली के बारे में समझ गए? क्या होता है? ये छोटी छोटी गुच्छा जैसी संरचनाएं होती है जिसमें 700 कुपिकाएं भरी होती है, मतलब 700 अल्ब्यूली पाया जाता है। और यह इसका कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 80 मीटर स्क्वायर होता है। और यह ऑक्सीजन को इकट्ठा एब्जॉर्ब रखने का काम करती है। मतलब ये वो टंकी है। कौन है? टंकी। टंकी में से पानी भरते हैं तो ऑक्सीजन इसी में जाकर भरते हैं। समझ में आया? अब आगे समझते हैं। उसके बाद समझते हैं फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है? तो देखिए जो ये पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, इस पूरा सिस्टम को फेफड़ा कहते हैं। पहले अलग अलग करके पढ़ रहे थे, अब इसी के चारों तरफ एगो झिल्ली बना दीजिए। अब पूरा जो सिस्टम हो गया शुरू से लेकर अंतिम तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, इसी को क्या कहेंगे? फेफड़ा। इसकी संख्या कितना होता है? 2। अरे एगो इधर का, एगो इधर का, कहेंगे फेफड़ा का गो दो। फेफड़ा दूगो नहीं, इसका भाग दूगो होता है। तो कहेंगे भैया दूगो फेफड़ा तो गलत हो जाएगा ना, इसका भाग दूगो होता है, फेफड़ा एक एगो है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। समझ में आया? अब यहाँ पे समझिए, इस फेफड़ा में कितनी कुपिकाएं भरी होती है? मतलब जो ये कुपिका मतलब अल्ब्यूली 700 भरी होती है। और ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। देखिए पहले ये कुपिका था, अब इसको ऐसा ही कुपिका को छोड़ देंगे तो पता चलेगा कोनो इधर से झापड़ मार दिए, इधर से झापड़ मार दिए, दिक्कत हो गया। तो इसको सुरक्षा देने के लिए इसको एगो प्लास्टिक बैग में बंद कर देते हैं। प्लास्टिक बैग मतलब चारों तरफ से एगो पतला सा झिल्ली लगा देते हैं। इस झिल्ली को को झिल्ली, एगो की दूगो लगाते हैं, इसलिए कहते हैं दोहरा झिल्ली। एक करिया कलर का नहीं होता है मार्केट में मिलने वाला, ये झिल्ली नहीं है, ये झिल्ली दूसरा है। इसका नाम है पल्मोनरी। क्या नाम है? पल्मोनरी। देखो पल्मोनरी क्या नाम है? तो फेफड़ा के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली का क्या नाम है? पल्मोनरी। तो कैसा झिल्ली होता है? तो बबुआ दोहरी झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली? दोहरी झिल्ली। जब मीट खरीदने जाते हैं
इम्पोर्टेंट है, मतलब गिर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, खौसे का मीट, तो उसको दोहराया देते हैं प्लास्टिक को। ऐसे ही फेफड़ा इम्पोर्टेंट है, फाट ना जाए, इसीलिए इसमें कितने झिल्ली लगा देते हैं, दोहरी झिल्ली लगा देते हैं। अब आगे समझते हैं। यहाँ तक हमारा श्वसन तंत्र का जो मार्ग था वो खत्म हो गया। अब ये जो वायु आया वो अभी तक वायु कहाँ तक पहुंचा है, अल्वेओली तक पहुंच गया, लेकिन अल्वेओली क्या करेगा, खाली इकट्ठा रखेगा ना, लेकिन शरीर को ना चाहिए, तो यहाँ पे आया रहता है ब्लड। अल्वेओली के पास क्या आया रहता है, ब्लड। ये अल्वेओली में जो ऑक्सीजन है वह किसको दे देता है, ब्लड को। अब ब्लड के अंदर एक स्पेशल प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो अल्वेओली से रक्त को उठा के लेके आने का काम कौन किया, हीमोग्लोबिन। इसे एचबी के नाम से जाना जाता है। और यह हीमोग्लोबिन अल्वेओली को उठा के लेके, वो शांत कराओ ना, सो उसको जाओ ना, शांत कराओ ना। अल्वेओली को उठा के लेके, अल्वेओली से ऑक्सीजन को, ठीक, लाइट करिए ना, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अल्वेओली से यह और क्या करते हैं बबुआ, उठा के लेके जाता है, ठीक है। किसे उठा के लेके जाएगा, ऑक्सीजन को। लाइट वाला पे बड़ा दिमाग खराब है, एक तो बिजली बिल भेज रहे लो ज्यादा और लाइट समय पे देगा लो नहीं, दिमाग खराब। हाँ, थोड़ा सा इसका वोल्टेज कम है, दिमाग खराब करके रखा है लाइट वाला। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो हीमोग्लोबिन किसको ले लिया, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जब ले लिया, यहाँ पे जब ऑक्सीजन को ले लिया तो एक किस लेके जाएगा, किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। देखिए सबसे पहले वो कहाँ पे था, अल्वेओली के पास। अल्वेओली से आया हीमोग्लोबिन के पास, हीमोग्लोबिन भेज दिया किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया केरोसिन मशीन खरीदा का पेरना चालू कर देता है। जैसे ऊख ले केरोसिन मशीन में डाल देते हैं और वो पेर के उसको जूस बनाता है, उसी तरह अल्वेओली से निकला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया हीमोग्लोबिन के पास, हीमोग्लोबिन उठा के साथ भेज दिया किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केरोसिन मशीन है, दा के उस ऑक्सीजन को पेरेगा और उससे ऊर्जा बनाएगा। वह ऊर्जा एटीपी के रूप में उपस्थित रहता है। किसके रूप में उपस्थित होता है, जैसे हम लोग पैसा बंडल में रखते हैं उसी तरह या किस ऊर्जा को कौन सी में रखता है, एटीपी में रखता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये एक बार में 7300 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि वो एटीपी से कितने ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, 7300 कैलोरी। अगर किलो जूल में पूछेगा तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल उत्पन्न होता है। और यह जिस प्रक्रिया से, मैंने पेरने का जो काम करता है, वो प्रक्रिया हुआ, तो जिस प्रक्रिया से पेरता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि चक्री चलाता है। तो क्रेब्स चक्र कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र नाम के नाम से जाना जाता है। समझ में आया। चलिए ऊर्जा का निर्माण करता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले अल्वेओली के पास था, अल्वेओली से आया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आया, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज दिया पेरने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। वह जिस प्रक्रिया से पेरता है उसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। और यह क्रेब्स चक्र जब पेर के ऊर्जा निकालता है तो किसके रूप में निकालता है, एटीपी के रूप में निकालता है। एक बार में कितना निकालेगा, 7300 कैलोरी ऊर्जा और 30.5 किलो जूल प्रति मोल बोल सकते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। हमारा पाचन तंत्र खत्म हो गया, आगे समझते हैं बउआ। अब यहाँ पे समझिए, एक भाग होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है, देखिए यहाँ पे फेफड़ा हो गया, फेफड़ा के पास उतना क्षमता नहीं होता है कि वह सांस को बाहर भेज सके। जब सांस लेते हैं तब ये डायफ्राम यहाँ पे एक ऐसे पतली मोटा जो है एक पट्टी के आकार का होता है, वो नीचे पसक जाता है। तो सांस लेंगे तो कहाँ चला गया, नीचे। अब फेफड़ा के पास इतना क्षमता नहीं है कि सांस को बाहर निकाल सके, इसके लिए भगवान एगो स्पेशल मशीन बना दिए है जिसका नाम है डायफ्राम। ये नीचवा बैठा रहता है, नीचे चला गया मैंने स्प्रिंग करने खींचा गया। अब ये फेफड़ा कहेगा डायफ्राम से क्या क्या शांत करना यार, ठीक है। अब ये फेफड़ा कहेगा डायफ्राम से कि डायफ्राम आप तनी धक्का दे तब ना इसको हम निकालेंगे। तो डायफ्राम नीचे से सब साफ जोर लगाता है तो अब फेफड़वा इसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। समझ में आया। ये डायफ्राम बबुआ बता दिया आपको 70% मदद करता है श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र में श्वसन करने में, सांस लेने, सांस छोड़ने में कितना प्रतिशत मदद करता है, मेन काम तो यही डायफ्राम करता है। याद रखिएगा, लेकिन एक दिक्कत है, ये गर्भवती महिलाओं में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जस्ट पेट के नीचे यूट्रस पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, वहां पे तो बच्चा आ गया, तो इस डायफ्राम को नीचे पसरने, नीचे जाने का जगह है नहीं मिलता है। और जब जगह नहीं मिलेगा तो सांस तो लेंगे तो कहेगा भैया नीचे तो जगह है ही नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ, तो कहता है लता छोड़ दो।
इसका डायफ्राम का काम तो दोनों तरफ पसली मतलब जो हड्डी है ना, ये पसली छाती का बाती ये करता है, ये फूलता है पचकता है ऐसे। तो गर्भवती महिला में डायफ्राम काम नहीं करता है। कौन काम करता है? पसली काम करता है। यहाँ पे जो पसली है वो काम करता है। कभी कभी देखिए कोनो कोनो का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ तो ना चोट लगा, ना हाथ गुट टूटा, ना गोड़ टूटा, मर गया, ऐसे फिल्म में देखिए मर जाता है लोग। हुआ क्या रहता है? उस चोटा का डायफ्राम टूट गया, और जब डायफ्राम टूट गया तो सांस लेने में खत्म, सांस ले लेगा, बाहर अबे नहीं करेगा। डायफ्राम कोना गया है, ऐसे टूट गया तो खत्म हो गया, बाहर अबे नहीं करेगा, तो उसको जब सांस बाहर नहीं फेंक पाएगा, इसके वजह नहीं। ये हम लोगों में पुरुष में पसली मदद नहीं करता है, औरतों में भी पसली मदद नहीं करेगा तब तक जब तक ये डायफ्राम कोहनाए नहीं। ठीक है, तो डायफ्राम एक एक शर्त पे काम नहीं करेगा, जब वो गर्भवती रहेंगी तब। अगर डायफ्राम टूट गया, भले गर्भवती है या नहीं है, डायफ्राम टूटा तो मौत फिक्स है। समझ में आया? क्या समझेगा? यह 70% मदद करता है, गर्भवती महिला काम नहीं करता है। इसका काम कौन करता है? पसली करता है। इसके टूटने से आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। और देखिए यह कहाँ उपस्थित होता है? फेफड़ा और उदर, उदर माने पेट, तो फेफड़ा और पेट इसी के जस्ट बीचवा में उपस्थित होता है। समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना। और यदि चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तो यह पहला क्लास है, इससे भी अच्छा और भी क्वालिटी बढ़ते जाएगा और इससे भी अच्छा जो है आपको वीडियो मिलने वाला है। बबुआ हम एक ही बात बोलते हैं कि तुम सिर्फ क्लास में रहो, खून में मिलाने की गारंटी हमारी है। बस तुम खाली क्लास में बने रहो। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक और बात, इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ओके बाय, जय हिंद।